हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस सीरीज का पार्ट नंबर 4। ये पार्ट नंबर 4 है। पार्ट 1, 2 और 3 हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है और उन तीनों पार्ट्स को मिला करके हम लोगों ने कवर किया हुआ है 1500 सवाल। ये हमारा पार्ट 4 है और इसमें हम लोग 200 सवालों को करने वाले हैं और आने वाले जितने भी पार्ट्स होंगे सारे में मैं 200 सवाल ही करवाऊँगा आपको। 200 सवाल जो मैं कंप्लीट करना चाहूँगा 20 मिनट के अंदर। 20 मिनट के अंदर मैं ये 200 सवाल बोल करके निकलूंगा आगे। देखिए, आप में से बहुत सारे बोलते हैं कि सवालों को एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत सारे वीडियोज अपलोडेड हैं। जो सवाल मैं आपको अभी करवा रहा हूँ ये सारे सवाल मैंने पहले भी करवाए हुए हैं, उनमें मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक्सप्लेनेशन के साथ आप देखें तो उन सारे वीडियोज़ को जाकर के देखें, प्लेलिस्ट को चेक करें, वहाँ पर ग्रुप डी का क्वेश्चन बैंक देख लें, LP वाला क्वेश्चन बैंक देख लें, उन सारे वीडियोज़ को आप देख लें, उनमें मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इस सीरीज का मेरा मकसद ये है कि आप कम से कम टाइम में ये 5000 सवाल को रिवाइज कर लें। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है जो कि आज से 3-4 दिन बाद है, तो आप इन 5000 सवालों को 3 से 4 दिनों में अच्छे से रिवाइज कर लें। 5000 सवाल देखिए बहुत होते हैं। अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं भी देखते हो तो भी 5000 सवाल बहुत होते हैं बिना एक्सप्लेनेशन के भी। तो 3 से 4 दिनों में आप ये 5000 सवालों को अच्छे से रिवाइज कर लो, ये मेरा इस सीरीज का मकसद है। इसलिए मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा आपको कि हर सवाल के पीछे मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ, वरना क्या होगा 5000 सवाल पूरे भी नहीं होंगे, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हो एक्सप्लेनेशन तो जा करके आप देखें, NCERT प्लेलिस्ट को देखें, क्योंकि NCERT से भी मैं बहुत सारे सवाल आपको इस सीरीज में करवाने वाला हूँ। वहाँ भी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सीधे बोलूँगा और आगे निकलूँगा। ये सिर्फ रिविजन के लिए है, आप कम से कम टाइम में रिवाइज कर सकें। 200 सवाल मैं आपको इसमें करवाऊँगा और मैं चाहूँगा कि 20 मिनट के अंदर ये 200 सवाल जो है आपके पूरे हो जाएँ। आपको कभी भी रिवीजन करना पड़े तो 20 मिनट में आप ये सारे 200 सवाल को रिवाइज कर ले। ये इस सीरीज का टारगेट है। इससे पहले मैंने जितने भी करवाए हुए हैं MCQ के फॉर्म में सारे एक्सप्लेनेशन के साथ ही हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाएं, आप उन सारे प्लेलिस्ट को चेक करें और देखें। इस सीरीज के मैंने जो 3 पार्ट्स अपलोड किए हैं अब तक, उसे देखने के लिए आप इस प्लेलिस्ट में जाओ। ये देख रहे हो 5000 जनरल साइंस क्वेश्चंस, इसमें जाओ। देखो यहाँ पर नंबर 4 लिखा हुआ है, बट ये नंबर 4 नहीं है, 3 ही पार्ट्स हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स मैंने अपलोड किए हैं, ये चौथा पार्ट है। तो जब मैं इस चौथे पार्ट को इसमें ऐड कर दूंगा तो यहाँ पर ये नंबर 5 हो जाएगा, बट एक्चुअल में पार्ट 4 ही है। तो ये वो प्लेलिस्ट है जिसके अंदर इस सीरीज के वीडियोज जो है ऐड किए जाएंगे। आप जाकर के स्टडी ट्यूब एजुकेशन चैनल पर प्लेलिस्ट को जाकर के चेक करो। यहाँ देखो, RRB NTPC CBT 1 में जो सवाल पूछे गए हैं जनरल साइंस के, उसके भी मैंने सवाल आपको करवाए हुए हैं। ये सारे सवाल भी आपके इसमें रिवाइज होंगे। अब देखो, इस वाले सीरीज में मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है चीज़ों, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैंने आपको बताया हुआ है। हर सवाल के साथ मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको बताए हुए हैं और जहाँ एक्सप्लेन करना है वहाँ मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो यहाँ देखो जा करके, अगर आप चाहते हो एक्सप्लेनेशन, बट यही सवाल मैं इस सीरीज में भी करवाऊंगा ताकि आप एक बार फिर से रिवाइज कर सकें। NCERT सीरीज में मैंने सवाल जो करवाए हैं उनमें से भी बहुत सारे सवाल, लगभग 50% सवाल मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। और क्वेश्चन बैंक रेलवे के अंदर जो पूछे गए हैं सवाल जनरल साइंस के, उन सारे को भी मैं रिवाइज करवाऊंगा, बट वहाँ मैं सवाल बोलूँगा और आगे निकलूँगा। एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा आपको। जो अगला वीडियो होगा हमारा वो इस चैनल पर होगा, GK बाई निशांत पे होगा, सामान्य ज्ञान का पार्ट नंबर 2 होगा। और यहाँ भी मैं अब 200 सवाल ही करवाऊंगा एक पार्ट में। तो 200 सवाल ही आएंगे एक पार्ट में। इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि वीडियो जल्दी जल्दी आएगा, वरना क्या होता है बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है और इसका जो प्रभाव है वो चैनल के ऊपर भी पड़ता है। तो 200 सवाल ही आएंगे और जल्दी जल्दी अपलोड किए जाएंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वो इस चैनल पर होगा पार्ट नंबर 2 के साथ। तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 501 से। हम लोगों ने पिछले पार्ट में कंप्लीट किया था 500 तक। हम लोगों ने 1500 सवाल पूरे कर लिए हैं। पार्ट 1 और 2 मिला करके हम लोगों ने 1000 सवाल देखे थे। पार्ट 3 में हम लोगों ने फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया था और वहाँ हम लोगों ने 500 सवाल कवर किया। ये हमारा पार्ट 4 है, तो 501 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब 1000 सवाल पूरे हो जाएंगे तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग हम लोग हर 1000 सवाल के बाद वापस से 1 से शुरू करेंगे। जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है, उस बल को डैश कहते हैं। ब्रह्मांड में प्रत्येक 2 वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल से। डैश संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। परागकोश में क्या पाया जाता है, परागकोश में परागण होता है। माफ करना, परागण नहीं, परागकण होते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं, यानी कि पॉलेन्स होते हैं या फिर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। कौन सा समूह क्रिप्टोगैम कहलाता है? क्रिप्टोगैम के अंदर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा ये सारे आते हैं, जबकि फेनोगैम के अंदर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आते हैं। 10 मिनट में
सर्किट के माध्यम से 300 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। सर्किट द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी है? तो जो विद्युत धारा है ये बराबर है आवेश बटे में समय। आवेश हमारे पास 300 कूलम है, आवेश हमारे पास 300 कूलम है। टाइम देखो हमें यहाँ पर रखना होता है सेकंड में, लेकिन दे रखा है मिनट में। तो इस 10 मिनट को हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 एम्पियर हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। एक ध्वनि तरंग जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसका डैश अपरिवर्तित रहता है। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है, जो स्पीड है, जो वेवलेंथ है, ये सारे बदल जाते हैं। यदि बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध 500 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत के इलेक्ट्रिक बल्ब से कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो यहाँ पर I बराबर हम लगाएंगे V बटे में R, क्योंकि हमारे पास है प्रतिरोध और हमारे पास है विभवांतर। तो V है हमारे पास 220 और R का मान है यहाँ पर 500। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.44 एम्पियर हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में वृद्ध गुण वाले डैश युग्म शामिल होते हैं। केवल एक युग्म शामिल होते हैं। मोनो हाइब्रिड का मतलब होगा यहाँ पर केवल एक लक्षण को यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा। जैसे कि एक हमने प्लांट ले लिया लंबा और दूसरा ले लिया हमने बौना। तो एक लंबा है एक बौना है, लेकिन यहाँ पर लक्षण तो एक ही है, वो है लंबाई। लंबाई एक लक्षण है जिसमें 2 ट्रेट्स हैं। लंबाई एक कैरेक्टर है जिसमें कि 2 ट्रेट्स हैं, एक टॉल और एक ड्वार्फ। तो लंबा है बौना है, ये हो गए वृद्ध गुण वाले एक ही युग्म है, एक है लंबा और एक है बौना। केवल एक लक्षण को यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है मोनो हाइब्रिड में, जबकि डाई हाइब्रिड होता तो 2 हमारा वहाँ पर आंसर होता। डैश आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। एक अम्ल, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक अल्कोहल, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा एस्टर। 2 निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा होता है आकर्षी नेचर का। सामान्यतः अधातुओं के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यहाँ से अ काट दो, अधातु नहीं धातु। सामान्यतः धातुओं के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि जो अधातु होते हैं उनके बाह्यतम कोश में जनरली 5 इलेक्ट्रॉन या फिर 6 इलेक्ट्रॉन या फिर 7 इलेक्ट्रॉन या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो, वस्तु डैश से गिरती है। अगर वायु का घर्षण नगण्य है तो एक समान त्वरण से गिरती है। पृथ्वी की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर इसका भार क्या होगा? पृथ्वी की सतह पर जितना है उसका 1/6 कर दो तो चंद्रमा पर भार है 10 न्यूटन। गैस की प्रकृति के अनुसार डैश पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं, प्लाज्मा। गैस की प्रकृति के अनुसार प्लाज्मा एक विशेष रंग के साथ चमकता है। 1 जूल बराबर क्या होगा? तो जूल यह है वर्क का एसआई मात्रक, यह है बल का एसआई मात्रक, और मीटर यह है विस्थापन का एसआई मात्रक। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुने में 1 मीटर बराबर 1 जूल। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है ना, तो 1 जूल कार्य मतलब क्या हुआ कि 1 न्यूटन का बल लगा करके हमने वस्तु को 1 मीटर विस्थापित कर दिया बल की दिशा में। लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल की आकृति और आकार क्या है? आकृति है बाइकॉन्केव यानी कि उभय अवतल, और आकार है 7 से 8 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? स्प्लीन या फिर प्लीहा को कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी यहीं पे जाकर के मरता है। कौन सा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता? चीनी पानी का जो चीनी पानी का विलयन है, इसमें आयंस नहीं मिलेंगे। जब तक आयंस नहीं मिलेंगे विलयन से बिजली का प्रवाह नहीं होगा। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात डैश होता है। पानी का जो सूत्र है ये है H2O, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है तो 2:1। जी का मान डैश के साथ बढ़ता है। जी का मान अगर हम सतह से ऊपर जाए या फिर सतह से नीचे यानी कि गहराई में जाए तो जी का मान घटता है। हमें पूछा यहाँ पर बढ़ता है तो क्या करो, सतह से ऊंचाई कम कर दो और सतह से गहराई भी कम कर दो। जब आप रबर बैंड खींचते हैं तो ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होती है। अगर रबर बैंड खींचा जाए तो ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा। तो दाब बराबर बल बट्टे में क्षेत्रफल होता है। अगर हम क्षेत्रफल को कम कर दें तो दाब अधिक होगा। बहुपरमाणविक तत्व है, सल्फर है, फास्फोरस है। मान लीजिए एक विकल्प में सल्फर हो, दूसरे विकल्प में फास्फोरस हो, तब आप जाना सल्फर के साथ। अगर सवाल ये हो विकल्प में सल्फर भी हो फास्फोरस भी हो तो हम जाएंगे सल्फर के साथ, क्योंकि सल्फर की परमाणुकता 8 है जबकि फास्फोरस की 4 है। डैश अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल
सही कर लेना इसको। तो डैश अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल को वापस देने के लिए एक अम्लीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है। अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले कि अल्कोहल अम्ल मिलकर के एस्टर बनाते हैं। अब एस्टर क्या है, वापस से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल देगा। सहसंयोजक यौगिक के गुण होते हैं, जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं यानी कि कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो गलनांक और क्वथनांक उनका निम्न होता है। ऊष्मा और विद्युत के खराब चालक होते हैं, जल में नहीं घुलते हैं लेकिन कार्बनिक विलायक में घुल जाते हैं। डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं, जो संघ पोडीफेरा है, फाइलम पोडीफेरा है, जिसमें कि स्पॉन्जेज आते हैं, ये अचल होते हैं, अगतिशील होते हैं। किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है, आर्मी कहा जाता है, श्वेत रक्त कण को यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पसल को। स्थितिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है mgh, m है द्रव्यमान, g है गुरुत्वाकर्षण, h है ऊंचाई सतह से। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है, क्योंकि देखो यहाँ पर ऊंचाई है, ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। डैश को एक अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण को कहा जाता है। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। आपके पास चार्ज है, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, कार्य पूछा है, तो कार्य बराबर होता है आवेश और गुणे में विभवांतर। Q का मान है यहाँ पर 3, V का मान है 10, तो आंसर आपका हो जाएगा 30 जूल। डैश भकरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। यह है कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना हम इसको बोलते हैं। पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। पानी में घुलने पर किस प्रकार का अम्ल कम मात्रा में H+ आयन देता है। जो कमजोर अम्ल होते हैं, जैसे कि एसिटिक अम्ल, ये एक कमजोर अम्ल है। मान लो पानी में इसके 100 मॉलिक्यूल्स डालोगे तो इस 100 में से 5-6 मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो H+ दे देंगे, बाकी सारे नहीं देंगे। लेकिन वहीं आप HCl उठा लो, ये एक मजबूत अम्ल है, आप जानते हो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके आप 100 मॉलिक्यूल्स पानी में डालोगे तो इन 100 में से ना 95% जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो खटाक से H+ दे देंगे। लेकिन ये नहीं, इसमें नहीं होगा, CH3COH में नहीं होगा, इसलिए कमजोर अम्ल है, ये मजबूत अम्ल है। तो जो कमजोर अम्ल होते हैं वो H+ कम मात्रा में देते हैं। डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बहुत सारे होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, बट यहाँ पर बेंजीन के बारे में आपको ध्यान में रखना है। बेंजीन की संरचना ये है, रासायनिक सूत्र है C6H6। यहाँ पर 3 ट्रिपल बाउंड्स होते हैं, डबल बाउंड्स होते हैं, डबल बाउंड है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का द्रव्यमान बताना है। यहाँ पर कैल्शियम का द्रव्यमान 40 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के परमाणु है तो 32, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 परमाणु है तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो ऐड करने पर 74 हमें मिलने वाला है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा डैश होती है। समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है आभासी, सीधी वस्तु के आकार की। न्यूलैंड्स के अनुसार प्रकृति में केवल डैश तत्व विद्यमान है। न्यूलैंड्स ने कहा था नेचर में केवल 56 एलिमेंट्स ही प्रेजेंट हैं। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार आयरन, जो कि गुणों में डैश और डैश जैसे दिखता है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। तो न्यूलैंड्स ने जो अपना अष्टक नियम दिया था, या बोल दो जो वर्गीकरण किया था न्यूलैंड्स ने, उसमें आयरन को इन्होंने दूर रख दिया था कोबाल्ट और निकल से, जबकि इन तीनों की प्रॉपर्टीज जो है वो लगभग मिलते जुलते हैं। अगर आज का आधुनिक आवर्त सारणी देखो तो आपको ये सारे एक ही आवर्त में मिलेंगे, पहले आयरन, उसके जस्ट बाद कोबाल्ट और उसके जस्ट बाद निकल, सारे के सारे आपको एक ही आवर्त में मिलेंगे, आवर्त 4 में। न्यूट्रॉन डैश को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद है। हाइड्रोजन को छोड़ दो तो बाकी सारे तत्वों के परमाणु में आपको ये न्यूट्रॉन देखने को जरूर मिलेंगे। डैश के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है। वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं। डैश का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। लोहा में जंग लगना, लोहा का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। लोहा का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में होता है, पुल के निर्माण में होता है। तो मान लो लोहा में अगर जंग लग गया तो जो लोहा है कमजोर हो जाएगा, पुल टूटने का वहाँ पर खतरा है। तो ये एक गंभीर समस्या है। रिकेट्स यानी कि सूखा रोग डैश की कमी के कारण होती है, यह विटामिन डी के कमी के कारण। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। मनुष्य का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम के बारे में सही है। ये जो है अग्र मस्तिष्क का भाग है, यानी कि फोर ब्रेन का पार्ट है, और मस्तिष्क का ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है सेरिब्रम। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है अग्र मस्तिष्क। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है, क्योंकि इसमें डैश होती है, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा होती है। बंदूक से निकली हुई गोली के पास बहुत ही गति होती है, तो उसके पास अधिक गतिज ऊर्जा होती है।
6 जगत वर्गीकरण किसने दिया? कार्ल वूज ने दिया। अधिक सांद्रित H2SO4 के साथ, हाईली कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर एथेनॉल बोले तो CH3CH2OH को गर्म करने पर एथेनॉल के निर्जलीकरण से, यानी कि यहाँ से पानी जो है बाहर निकल जाएगा और प्राप्त होगा एथीन यानी कि C2H4। विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस पर आधारित है, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, ये सारे। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव H बराबर I² RT, इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल का तापीय नियम। I है यहाँ पर करंट, R है प्रतिरोध, T है समय, H है ऊष्मा। कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है या फिर बोल दे फुटबॉल के समान होती है? यह है फ्लोरीन। एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण को डैश कहा जाता है। परागकोश जो है ये नर जनन भाग है परागकोश, और जो वर्तिकाग्र है मादा जनन भाग है। तो यहाँ से यहाँ पराग कणों का स्थानांतरण परागण कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? जूल का नियम। H बराबर I² RT, अभी आपने देखा। एक कार पर्वतीय मार्ग से फिसलकर नीचे गिर जाती है, जमीन तक पहुंचने में उसे 0.7 सेकंड लगते हैं। मान लीजिए जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। भूमि पर टकराने के दौरान इसकी गति क्या होगी? देखो, जब भी बोले फिसल कर नीचे गिर जाती है या फिर छोड़ दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, वहां पर u बराबर आपको 0 लेना होता है। जमीन पर टकराने से जस्ट पहले उसकी स्पीड कितनी है, यही आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे v = u + at। v हमें चाहिए, u का मान 0 है। a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? a बराबर हम लोग लेंगे यहाँ पर +g। जब भी वस्तु नीचे की ओर आए तो a बराबर हम लोग डालेंगे +g। जब भी वस्तु ऊपर की ओर जाए तो a बराबर हम लोग डालेंगे -g। यहाँ पर वस्तु देखो नीचे की ओर गिर रही है तो हम डालेंगे एक जगह पर +g। तो यहाँ पर g और इंटू में t, g का मान 10 लेना है, t का मान 0.7 है, तो 7 मीटर पर सेकेंड स्पीड है जमीन से टकराने से ठीक पहले, जस्ट पहले। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है 40। डैश समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है हैलोजन समूह संख्या 17 या फिर बोल दे 7A हैलोजन तत्व है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो फ्लोरीन है, सबसे कम रिएक्टिव आयोडीन है। जीवाश्म की उम्र निर्धारित करने का एक तरीका, जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न डैश के अनुपात का पता लगाना है। एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का पता लगाना है, यानी इस समस्थानिक का पता लगा करके जो जीवाश्म है उसका एज पता लगाया जा सकता है। कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल यानी कि आवर्त काल 0.04 सेकंड है, तो तरंग की आवृत्ति डैश होगी। तरंग की आवृत्ति और आवर्त काल में यही रिलेशन होता है, f = 1/t या फिर बोल दो t = 1/f। t का वैल्यू दे रखा है 0.04, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 हर्ट्ज हमारा आंसर होगा। चांदी का जो परमाणु क्रमांक है वो है 47। कौन सी ऊर्जा किसी ऊंचाई के साथ बदलती है? तो जो स्थितिज ऊर्जा है उसका रासायनिक सूत्र नहीं, उसका फॉर्मूला सूत्र होता है mgh। ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा बदलती है। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अगर निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया है, तो जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो रेटिना पर ना होकर के रेटिना से पहले ही हो जाएगा। और अगर दूर दृष्टि दोष है यानी कि हाइपरमेट्रोपिया, तो रेटिना पर प्रतिबिंब का निर्माण ना होकर के रेटिना के पीछे बनेगा। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? मेंडलीव ने किया। किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है? यह आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार है। लैंथनम और एक्टिनियम की परमाणु संख्या क्रमशः है 57 है लैंथनम की परमाणु संख्या, और एक्टिनियम की परमाणु संख्या 89 है। लैंथनम का सिंबल है La और एक्टिनियम का सिंबल है Ac। दोनों के दोनों डी ब्लॉक के तत्व है। लैंथनम और एक्टिनियम तत्व है डी ब्लॉक के तत्व को हम लोग संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। डैश ना होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन अगर ना हो तो किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि ½ ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कार्बन के बीच त्रिबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइन में कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्कीन में कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, और एल्केन में कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है।
किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान का मापन जड़त्व का मापन है। कैल्शियम माफ करना कार्बन मोनोऑक्साइड का सापेक्ष द्रव्यमान यानी कि मॉलिक्यूलर मास बताना है। तो कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 28। डैश के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु जो धातु होते हैं उनके बाह्यतम कोश में या तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 3 इलेक्ट्रॉन, जनरली यही होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में केवल गैसें हैं। जो पहला आवर्त है उसमें 2 ही तत्व है, हाइड्रोजन और हीलियम। ये दोनों के दोनों जो है अधातु है, गैस है। स्टारफिश यानी कि तारा मछली डैश समूह से संबंधित है, इकाइनोडर्मेटा समूह से संबंधित है। इकाइनोडर्मेटा फाइलम में स्टारफिश आएगा। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है। यदि किसी लवण का पीएच मान 7 है तो यह लवण, अगर पीएच मान 7 है मतलब जो सॉल्ट है यह न्यूट्रल, यह उदासीन। तो अगर जो लवण है सॉल्ट है ये न्यूट्रल है, मतलब ये बना है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे डैश कहा जाता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो ऊर्जा संरक्षण का नियम। किसी तत्व की संयोजन क्षमता क्या कहलाती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी कहलाती है। वैलेंसी संयोजकता। पीतल का घटक है तांबा और जस्ता। कौन सा जीव बहुविखंडन प्रदर्शित करता है यानी कि बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? यह प्लाज्मोडियम। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक डैश होते हैं, उच्च होते हैं। विद्युत परिपथ में डैश की गति से विद्युत धारा बनती है, इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से विद्युत धारा बनती है, बट इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा और विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा जो होते हैं वो विपरीत होते हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस दिशा में है तो विद्युत धारा जो है इस दिशा में बहती है। कोशिका का पावर हाउस शक्ति गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। रुधिर परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। ब्लड है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं यानी कि शीरा है, धमनी है, केशिका है, ये सारे। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान हमेशा डैश अनुपात में होते हैं। अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो है 14, हाइड्रोजन का 1 होता है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो जाएगा 14:3। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान डैश होता है। पीएच मान जितना कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। अगर पीएच मान 0 है तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ वाला मिश्रण हो जाएगा। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? जो रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप होते हैं, उनके जो स्किन होते हैं वो ड्राई होते हैं और उनमें कोई ग्लैंड्स नहीं होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है। जो पहला आवर्त है उसमें केवल हाइड्रोजन और हीलियम है, तो अधातु ही है, केवल धातु को शामिल नहीं किया गया है। तरंग लंबाई यानी कि तरंग दैर्घ्य, ठीक है, यानी कि वेवलेंथ। वेवलेंथ आमतौर पर हम लोग दिखाते हैं लैम्डा से, जो कि शीर्षस्थ मेरिस्टम यानी कि शीर्षस्थ विभज्य उत्तक पाया जाता है। ये जो उत्तक है ये पाया जाता है तना और जड़ों के शीर्ष में। 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो तब निहित ऊर्जा ज्ञात करें। भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर है तो इसके पास है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान है 11 किलोग्राम, जी का मान 10 लेना है, एच का मान 5 है तो 550 जूल हमारा यहाँ पर आंसर। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है रियर व्यू दर्पण में, साइड मिरर के रूप में। बाइक में जो दोनों साइड मिरर लगे होते हैं वो होते हैं उत्तल दर्पण। गाड़ी जो कार है उनके साइड में जो मिरर लगे होते हैं वो होते हैं उत्तल दर्पण। एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम डैश होता है। एथेनोइक अम्ल ये IUPAC नाम है एसिटिक अम्ल का। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है, वो बल गुरुत्वाकर्षण बल है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया। और गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला ये होता है, यह है दोनों वस्तु के द्रव्यमान, यह है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और यह है दोनों वस्तु के बीच की दूरी। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के। तो यही चीज यहां पर पूछा गया है, जो डैश के वर्ग के विपरीत अनुपातिक है उनके बीच की दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपातिक है। आवर्त सारणी के समूह 10 के धातु तत्व है। समूह 10 में जो धातु है वो है निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। निकला पंडित पटेल, ऐसे याद रख सकते हो आप। डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है, यह एनीमोमीटर। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश में कोई उपधातु शामिल नहीं होती है। आवर्त 1 और 7 में कोई उपधातु नहीं है। टोटल उपधातु हमारे आवर्त सारणी में 7 है। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या है। जो स्पर्म है उसमें टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं 23। स्पर्म को छोड़ करके ये जनन कोशिका है ना शुक्राणु, इसको छोड़ दो तो बाकी जितने भी कोशिका होते हैं उनमें जो टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 होते हैं।
आवर्त सारणी के चौथे और पांचवें आवर्त में डैश तत्व उपस्थित होते हैं। तो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे और तीसरे में 8, 8 तत्व हैं, चौथे और पांचवें में 18, 18 तत्व हैं जो हमसे पूछ रखा है। चौथे और पांचवें में, छठे और सातवें में 32, 32 तत्व हैं। सोल्डर यानी कि टांका का घटक क्या है? सीसा और टीन का ये मिश्र धातु है। डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, जैसे कि समय है, दूरी है, चाल है, ये सारे क्या है? कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं। द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है? द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से दिखाते हैं, परमाणु संख्या को हम लोग जेड से दिखाते हैं। बिचवा यानी कि नेटल प्लांट की नोकीदार पत्तियों में डैश होने के कारण उनके चुभने पर जलन युक्त दर्द होता है। उनके चुभने पर जलन युक्त दर्द होता है क्योंकि उनके डंक से फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथनोइक अम्ल का स्राव होता है। 6 ओम प्रतिरोध वाली तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है। तार का नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R बराबर होता है रो L बाई ए। तो यहाँ से देखो आप R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लंबाई के। अगर आप लंबाई को 2 गुना करोगे तो प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा। तो पहले प्रतिरोध 6 ओम था, अब हो जाएगा 12 ओम, 2 गुना हो जाएगा क्योंकि लंबाई को 2 गुना कर दिया गया है। लैंगिक प्रजनन में शामिल होते हैं, लैंगिक प्रजनन में शामिल होते हैं 2 जनक और विपरीत लिंग वाले होते हैं वो दोनों। जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक अणु है, मैंने ये बना दिया, ऐसे ही एक अणु है, ये मान लो A है, ये B है। अगर ये वाला पार्ट जल में घुलनशील है तो हम बोलेंगे ये हाइड्रोफिलिक है। जल के अणु द्वारा अगर इसे आकर्षित किया जाता है तो ये हाइड्रोफिलिक है। अगर मान लो आकर्षित नहीं किया जाता, जैसे मान लो ये जो A है, ये वाला पार्ट जो है, अगर ये जल से दूर भाग रहा है ये वाला पार्ट, तो हम बोलेंगे ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो अगर जल से प्यार है, फिलिक का मतलब लव होता है, हाइड्रो का मतलब पानी होता है। अगर पानी से प्यार है तो हाइड्रोफिलिक, तो ये वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक, और अगर पानी से प्यार नहीं है तो हाइड्रोफोबिक। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। जलीय अणुओं द्वारा विकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है हाइड्रोफोबिक, और अगर आकर्षित हो रहा है तो हाइड्रोफिलिक। जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की 2f1 स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार क्या होता है? अगर 2f1 पर रखा गया है तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है 2f2 पर, वास्तविक होता है उल्टा होता है, लेकिन साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के आकार का ही बनता है, लेकिन वास्तविक और उल्टा होता है। यांत्रिक ऊर्जा में से हम गतिज ऊर्जा घटाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा हमें मिल जाती है, क्योंकि जो मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा है, ये बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के। हथेली पर रखने पर कौन सी धातु पिघल जाएगी? गैलियम और सीजियम, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम होता है। m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने में त्वरण। 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड की वेग से त्वरित होती है, त्वरण क्या होगा? तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे में समय। यह है अंतिम वेग जो कि है 16, यह है प्रारंभिक वेग u जो कि है 6, और बटे में समय कितना है? 5 सेकेंड। तो 10 और बटे में 5 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर होता है। विभवांतर 12 वोल्ट और किया गया कार्य 60 जूल। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश ज्ञात करें। तो W बराबर Q इंटू में V होता है। W हमें दे रखा है 60 जूल है, Q का मान हमसे पूछा है, V का मान हमें 12 दे रखा है, तो Q बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5 कूलम। यदि किसी नमक का pH यानी कि लवण सॉल्ट का pH मान 14 है तो वह नमक डैश से बना होता है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि सॉल्ट का pH अगर 7 है तो वो न्यूट्रल है, जो कि मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बना होता है। अब देखो यहाँ जो सॉल्ट है उसका pH 14 है, मतलब जो सॉल्ट है वो क्षारीय नेचर का है, बेसिक प्रॉपर्टी का है, बेसिक नेचर का है। तो यहाँ पर बेसिक क्यों हुआ? क्योंकि जो अम्ल है वो कमजोर रहा होगा और जो क्षार है वो मजबूत रहा होगा, इसीलिए क्षार का नेचर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है नमक में। क्षार जीत गया, तो मजबूत क्षार है, कमजोर अम्ल है। मान लो pH मान अगर 7 से कम होता, जैसे कि 3 होता, तो यहाँ पर क्या होता? ठीक उल्टा, यहाँ पर अम्लीय प्रॉपर्टी हमें देखने को मिल रही है, मतलब अम्ल यहाँ पर मजबूत होता और क्षार कमजोर होता। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार डैश लौ के साथ जलता है, सफेद लौ के साथ जलता है और बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर, व्हाइट पाउडर। तत्वों के वर्गीकरण के दौरान डैश ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया, यह है डोबेराइनर। महिला जनन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या है। महिला जनन कोशिका यानी कि एग, जो अंडा है, इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? ये जो अंडा है ये क्या होता है?
महिला में जनन कोशिका है और जनन कोशिका चाहे महिला का हो चाहे पुरुष का हो, जो गुणसूत्र की संख्या होती है उसमें टोटल 23 होती है, हाफ सेट होते हैं क्रोमोसोम्स। इसके अलावा कोई भी कोशिका हो उसमें टोटल जो है क्रोमोसोम्स वो होते हैं 43। जनन कोशिका को छोड़ दो तो पुरुष में शुक्राणु को छोड़ दो, महिला में अंडाणु को छोड़ दो या फिर अंडा बोल दो, एग बोल दो, इसको छोड़ दो, तो बाकी जो भी होते हैं सारे में 43 नहीं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन एग में 23 होते हैं। गैस स्थिरांक यानी कि आर का मान क्या है? आर का मान होता है ये 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल। परागकण डैश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, परागकोश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम है। समूह संख्या 16 में जाओ तो ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलेनियम है। तो समूह में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है। तो सबसे बड़ा सिलेनियम, उससे छोटा सल्फर, उससे छोटा ऑक्सीजन। स्तनधारी यानी कि मैमल्स में डैश, मैमल्स में क्या होते हैं? मैमल्स के स्किन पर बाल होते हैं और उनमें होते हैं ग्लैंड्स। अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम के लिए सही कथन है यह पश्च मस्तिष्क का भाग है, जो हमारा हाइंड ब्रेन है उसका ये पार्ट है। शरीर का संतुलन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, शरीर का संतुलन बना करके ये रखता है। ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य, कांस्य का अवयव क्या है? तांबा और टीन है। यदि किसी पिंड को लंबवत ऊपर की दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा? उच्चतम बिंदु पर जाने के बाद पिंड का वेग 0 हो जाएगा। एडियोलर टिश्यू, एडियोलर उत्तक डैश के बीच एक पूरक उत्तक यानी कि फिलर टिश्यू के रूप में काम करता है। एडियोलर टिश्यू फिलर टिश्यू के रूप में काम करता है त्वचा और मांसपेशियों के बीच। आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन डैश आवर्त में होता है। जो ब्रोमीन है ये समूह संख्या 17 का तत्व है। समूह संख्या 17 यानी कि हैलोजन। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटीन है। अब जो समूह संख्या 17 है ये आवर्त 2 से ही शुरू हो जाता है। जो पी ब्लॉक में जितने भी समूह आते हैं उसमें आप समूह 18 को छोड़ दो, 13 से लेकर के 18 समूह जो है पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। तो अगर आप 18 को छोड़ दो 17 तक सारे के सारे जो है आवर्त 2 से शुरू होते हैं, लेकिन समूह 18 ये आवर्त 1 से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जो आवर्त 1 है उसमें हीलियम भी है और समूह संख्या 18 का ये तत्व है। तो आवर्त 2 से शुरू होगा समूह संख्या 17। तो ये दूसरा आवर्त में, ये तीसरा आवर्त में, चौथा आवर्त में। पक्षी वर्ग में डैश होती है। पक्षी वर्ग में पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है, यानी कि इनका जो स्किन है ये ड्राई है और उनमें ग्लैंड्स नहीं है। निष्क्रिय गैस है डैश समूह में होती है। जो अक्रिय गैस है वो समूह संख्या 18 में आते हैं, इसी को हम 8A बोलते हैं, शून्य समूह भी बोलते हैं। पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? एक अंडकोश होता है जिसमें 2 टेस्टिस होते हैं। एक अंडकोश होता है जिसमें क्या होता है? 2 टेस्टिस होते हैं। एक अंडकोश है जिसमें 2 वृषण हैं। पुरुष में कितने वृषण होते हैं? 2 होते हैं। डैश अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड्स। डैश हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। तो जो शर्करा जैसे कि ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी में जाने के बाद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और यहीं से हमें ऊर्जा मिलती है। डैश बीज के 3 भाग होते हैं। बीजपत्र, मूलांकुर और प्रांकुर बीज के 3 भाग होते हैं। बीजपत्र जिसमें भोजन स्टोर होता है, मूलांकुर जिससे जड़ निकलती है, जड़ विकसित होती है, और प्रांकुर जिससे तना विकसित होता है। साइटोन को और क्या कहा जाता है? साइटोन जो है न्यूरॉन का पार्ट है, इसे सेल बॉडी या फिर पेरिकैरियोन भी कहा जाता है। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को डैश कहते हैं, शक्ति कहते हैं। उभयचर में देखो जो त्वचा है वो ग्रंथि वाली होती है। म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं उभयचर की स्किन में, एम्फीबियन की स्किन में जैसे कि मेढक, और इनमें 3 कक्षीय हृदय होता है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और एक डैश रंगीन पाउडर में बदल जाता है। रंगीन नहीं, सफ़ेद पाउडर में बदल जाता है। तो और ये सफ़ेद पाउडर जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। सोडियम को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि हवा के संपर्क में आते ही जल जाता है। गुरुत्वाकर्षण के वैश्विक सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया। ध्वनि तेज गमन करती है, ठोस में उससे कम, द्रव में सबसे कम, गैस में, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती। सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो ब्लड ग्रुप है वो है AB पॉजिटिव, और यूनिवर्सल डोनर है O नेगेटिव। नींबू के रस का pH मान है 2.42, ये रेंज होता है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है बेरीबेरी। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। टाइफाइड रोग होता है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण। मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस उपयोग होता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष के उपचार में।
बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया। जो बिग बैंग सिद्धांत है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए है, ना कि पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए है बिग बैंग सिद्धांत। आवर्त सारणी में कुल कितने उपधातु हैं? टोटल 7 है। बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सारे हैं। पॉलीथीन बहुलक है। पॉलीथीन से अगर आप पोली हटा दो तो एथीन मिलेगा, या फिर बोल दो इथाइलिन, तो ये एथीन का बहुलक है पॉलीथीन। तो पॉलीथीन बहुलक है एथीन या फिर इथाइलिन का। अजैविक कारक होते हैं, अजैविक कारक होते हैं जैसे कि जो निर्जीव कारक होते हैं जैसे कि ताप है, प्रकाश है, मिट्टी, जल, आर्द्रता इत्यादि, ये सारे। मेरुरज्जु जुड़ा होता है मस्तिष्क के मज्जा से, मेडुला ऑब्लंगाटा से। स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा होता है। फाइलेरिया किस गोल कृमि के कारण होती है? जो फाइलेरिया बीमारी है, हाथी पांव बीमारी है, ये वुचुरेरिया बैंक्रॉफ्टी गोल कृमि के कारण होती है। क्यूलेक्स है, क्यूलेक्स हाथी पांव बीमारी को फैलाने वाली मच्छर है। बरगद का वैज्ञानिक नाम है फिकस बेंगालेंसिस। जल का हिमांक बिंदु है 273 केल्विन, यानी कि जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। 273.15 केल्विन होता है, बट अगर आप इतना भी ध्यान में रखो तो भी सही है। मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4 मीथेन का ये रासायनिक सूत्र है CH4। सारे के सारे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसे मार्श गैस भी कहा जाता है। हेपेटाइटिस रोग है, हेपेटाइटिस रोग है विषाणु जनित जिससे लीवर प्रभावित होता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। वायरलेस तकनीक ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? जाप हार्सन ने किया। स्टील है, स्टील लोहा कार्बन का मिश्र धातु है। हालांकि मिश्र धातु जो है धातुओं का मिश्रण होता है, बट यहाँ देखो लोहा जो है धातु है, कार्बन अधातु है, बट फिर भी हम लोग मिश्र धातु ही बोलते हैं स्टील को, लोहा और कार्बन का। रेडियोधर्मी अक्रिय गैस का उदाहरण है रेडॉन। रेडॉन आपको मिलेगा समूह संख्या 18 में। ये रेडियोधर्मी इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, सिंबल होता है Rn, और जो इसका एटॉमिक नंबर है वो है 86। मेलाकाइट किसका अयस्क है? मेलाकाइट ये जो अयस्क है ये है तांबा का। मेलाकाइट, एजोडाइट, ये सारे। टेस्टोस्टेरोन जो कि एक नर सेक्स हार्मोन है किसमें संश्लेषित होता है? वृषण में बनता है। पिच ब्लेंड या फिर यूरेनिनाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक है 92। हाइड्रोफोबिया किस बीमारी को कहा जाता है? रेबीज को कहा जाता है। रेबीज के टीके की खोज की थी लुईस पास्चर ने। जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं अरस्तु। जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉक, यानी जिससे आप बैडमिंटन खेलते हो वो कॉक, और कील को रखा जाता है तो कॉक तैरता है जबकि कील डूब जाती है। क्योंकि जो कील है उसका घनत्व तो पानी के घनत्व से अधिक है, इसीलिए। पोलियो की बीमारी होती है पोलियो विषाणु से। खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर कौन सा उपभोक्ता होता है? खाद्य श्रृंखला में जो तृतीय पोषण स्तर होता है, जो खाद्य श्रृंखला होता है, इसका जो हम पिरामिड बनाते हैं तो सबसे नीचे हमें उत्पाद मिलता है, एल्गी, प्लांट्स, ये सारे। इस प्लांट को खाएगा जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा यानी जो शाकाहारी होगा, और फिर इसको खाएगा जो द्वितीयक उपभोक्ता होगा यानी कि मांसाहारी। तो ये हमारा पहला पोषण स्तर है, ये दूसरा, ये तीसरा। तीसरे में कौन आया? द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी। पेड़ पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र है ऑक्जेनोमीटर या फिर बोल दो क्रेस्कोग्राफ। ऑक्जेनोमीटर और क्रेस्कोग्राफ, या नहीं और, ऑक्जेनोमीटर और क्रेस्कोग्राफ ये दोनों ही मापते हैं पेड़ पौधों की वृद्धि। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस है आर्गन। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह डैश का लवण होता है। अब देखो पीएच मान 0 है मतलब हाईली एसिडिक है। ये जो सॉल्ट है पक्का है कि मजबूत अम्ल से बना होगा और क्षार बहुत कमजोर होगा। उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः डैश का प्रयोग किया जाता है, मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है जैसे कि नाइक्रोम। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। छोटी आंत में उंगली नुमा संरचना कहलाती है विलाई। प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। डेंगवैक्सिया टीका किस बीमारी के उपचार के लिए दी जाती है? डेंगू के उपचार के लिए। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किसका परीक्षण है? HIV का परीक्षण है। HIV के स्थान पर एड्स भी दिया जा सकता है। टेलीस्कोप की खोज किसने की? गैलीलियो गैलीली ने की। गोलीय दर्पण के केंद्र को कहते हैं, गोलीय दर्पण के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। ध्वनि गति नहीं कर सकती है निर्वात में, लेकिन प्रकाश गति कर सकता है निर्वात में। कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने 1665 में। चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर यह दुधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर। पदार्थ की मात्रा की SI इकाई है मोल। चेचक डैश जनित रोग है? चेचक विषाणु जनित रोग है। विषाणु का नाम है वेरियोला वायरस। क्विक सिल्वर कहा जाता है मरकरी को। मरकरी का एटॉमिक नंबर है 80। इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आर्गन और नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है।
किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके डैश के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके डैश के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। यानी होगा ये कि अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो धारा का प्रवाह कम होगा, क्योंकि प्रतिरोध रुकावट है, करंट के फ्लो में रुकावट है। प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो धारा का प्रवाह कम होगा, अगर कम हुआ तो धारा का प्रवाह ज़्यादा होगा। एक वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार होगा। देखो, एक वस्तु है जिसका चंद्रमा पर द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर भी द्रव्यमान 10 किलोग्राम ही होगा, क्योंकि ग्रह बदलने से द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमसे पूछा है कि भार कितना होगा, तो भार बराबर होता है द्रव्यमान और गुणे में गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान 10 किलोग्राम, गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 लेना है, 100 न्यूटन। विस्थापन, त्वरण और बल कौन सी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि में जो है दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो ये हमारा पार्ट 4 यहाँ पर समाप्त होता है। इसमें हम लोगों ने 200 सवालों को कवर किया है। हमारा पार्ट 5 भी इसी तरह से आएगा, 200 सवाल हम लोग इसमें कवर करेंगे। हर पार्ट में अब 200 सवाल ही हम लोग कवर करेंगे। अगला वीडियो होगा जीके जीएस का दूसरे चैनल पर, तो उस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। थैंक यू सो मच।